हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एईसी के अपने पेपर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर थर्ड के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने एईसी यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के तहत ऑप्ट किया है अपना पेपर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गन शॉट क्लास है और आप सभी को पता है कि गन शॉट क्लास में हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे बढ़े साथियों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा देते हैं कि एईसी का जो अपना पेपर है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, इसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है, इसमें यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हमने इस वीडियो लेक्चर को बनाया है, वो आपके चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस डिटेल वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये क्वेश्चन और आंसर वाला सेगमेंट बड़ा ही ईजी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग, कि ये पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन बिफोर एन ऑडियंस। तो जब आप जनता के सामने, जब आपके सामने श्रोता बैठे हुए हैं, जब आपके सामने जनता बैठी हुई है और उस जनता को, उन श्रोताओं को आप अपने विचार, अपनी कोई सूचना या किसी प्रकार का कोई संदेश अभिव्यक्त करते हैं, तो उसी कला को हम क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। यानी पब्लिक को अपने विचारों को साझा करना, अपने ओपिनियंस को साझा करना या किसी सूचना को साझा करने की जो कला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। इट हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पब्लिक स्पीकिंग हमारी किस चीज़ में मदद करती है? एक तो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से, और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। इट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन लीडरशिप एंड करियर ग्रोथ। और अगर आपको आपके करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर करना होगा, और अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बिल्ड करना है, तो भी आपको अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ पब्लिक स्पीकिंक इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ? कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग का रोल इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल एट द वर्क प्लेस। अगर आपके अंदर बेहतर पब्लिक स्पीकिंग है, अगर आप एक अच्छी तरीके से अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो इससे ना केवल आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाएगी। इट हेल्प्स प्रोफेशनलिज्म परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स एंड टीम वर्क। और कोई सा भी क्षेत्र हो आपकी प्रोफेशनल फील्ड में, चाहे आप इंटरव्यू में अपीयर हो, चाहे आप मीटिंग में बैठे हुए हों, या फिर आप टीम के साथ में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड आगे निकल कर के आता है और आपकी एक बेहतर इमेज बनती है और आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाते हैं। गुड स्पीकिंग स्किल लीड टू करियर ग्रोथ एंड सक्सेस। और हम सभी को पता है कि अगर हम एक अच्छे वक्ता हैं, अगर हमारी स्पीकिंग स्किल्स बेटर है, तो हमारी करियर ग्रोथ भी उतनी ही बेहतर होगी और हमारे जीवन में सफलता के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? ये पब्लिक स्पीकिंग का पावर होता क्या है? तो पब्लिक स्पीकिंग हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। अब ये पब्लिक स्पीकिंग ही होती है जिससे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं या उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। पब्लिक स्पीकिंग हमारी मदद करती है लोगों का विश्वास जीतने में, ठीक है? हमारी स्पीकिंग के माध्यम से ही हम लोगों का विश्वास जीत पाते हैं और हमारे नेतृत्व कौशल को, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को भी हम पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से ही डेवलप कर पाते हैं। इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड द प्रोफेशनल इमेज। और अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर है, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तो आपकी ना केवल व्यक्तिगत बल्कि आपकी प्रोफेशनल इमेज भी जो होगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी इमेज पॉजिटिव ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेज फियर? ये स्टेज फियर क्या होता है? क्योंकि पब्लिक से अगर आपको बात करनी है, तो स्टेज भी होगा जहां पर आप स्टैंड होकर के पब्लिक से बात करेंगे। तो स्टेज फियर इज द फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जब आप ऑडियंस के सामने अपने विचारों को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेज फियर कहते हैं। इट यूजुअली occur ड्यू टू द नर्वसनेस, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड फियर ऑफ जजमेंट। अब ये स्टेज फियर आता क्यों है? कभी कभी आप नर्वस हो जाते हैं, है ना? कभी कभी हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, या हमारी पूरी तरीके से तैयारी नहीं होती है उस टॉपिक पे जिस
टॉपिक को हम बोलने वाले हैं, या फिर हमें ये लगता है कि अगर हमने ये बात कह दी तो लोग पता नहीं हमें किस तरीके से जज करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और जब जब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ जाती है तो वो स्ट्रेस फ़ियर बन जाती है। इससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हो? रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स टू ओवरकम द स्ट्रेस फ़ियर। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो आपका ये स्ट्रेस फ़ियर दूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कॉन्फिडेंस बी डेवलप्ड इन पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग में आप कॉन्फिडेंस को किस तरीके से डेवलप करोगे? तो कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर प्रिपरेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करें उस टॉपिक की, जिस टॉपिक पर आप पब्लिक को अपने विचार साझा करना चाहते हैं, और उसकी निरंतर अगर आप अभ्यास करते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नोइंग द सब्जेक्ट वेल इंक्रीज सेल्फ बिलीफ। अगर आप अपने विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस विषय पर आप ऑडियंस के साथ अपने विचारों को साझा करने वाले हैं, तो इससे आपका स्वयं के अंदर विश्वास भी बढ़ता है एंड पॉजिटिव थिंकिंग रिड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो इससे आपके डर और आपका तनाव अपना भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लानिंग इन पब्लिक स्पीकिंग? में प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड फॉर टू होम टू स्पीक। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये है कि जनता के सामने हम बोलने जा रहे हैं, ऑडियंस के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट टू स्पीक हमें बोलना क्या है, हाउ टू स्पीक हमें किस तरीके से बोलना है, और होम टू स्पीक और यानी किस प्रकार की ऑडियंस से हमें बोलना है। इट गिव्स प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन टू द स्पीच। अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किन लोगों के बीच में बोलना है, तो इससे आपकी स्पीच को, इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है और डायरेक्शन मिल जाता है, और आप एक बेहतर स्पीच डिलीवर कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव। प्लानिंग ही होती है जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्पीच? भाषण देने का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? So the purpose of a speech defines its main objective. The purpose of a speech defines its main objective. देखो, हर स्पीच का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। हो सकता है आप स्पीच किसी को इन्फॉर्म करने के लिए दे रहे हो सकता है आप स्पीच किसी को परसुएड करने के लिए दे रहे हो सकता है वो स्पीच किसी को मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करने के लिए दे रहे हो सकता है आपकी स्पीच इंटरटेन यानी मनोरंजन के रूप में कही जा रही हो। तो आपकी स्पीच का एक उद्देश्य होता है, आप इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, परसुएसिव हो सकती है, मोटिवेटिंग हो सकती है और एंटरटेनिंग आपकी स्पीच हो सकती है। ए क्लियर पर्पस इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्पीच। तो अगर आपको आपकी स्पीच का क्लियर पर्पस पता है तो आपकी स्पीच की इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडियंस एनालिसिस? ये ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है? ऑडियंस एनालिसिस मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग द एज, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स। देखो, आपको आपकी ऑडियंस के बारे में जानना भी बेहद ही ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिन लोगों से आप बात करने वाले हो, वो किस एज ग्रुप के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो रूरल बैकग्राउंड के हैं, अर्बन बैकग्राउंड के हैं, मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं या हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी हैं, और उन लोगों की रुचि किस चीज़ को सुनने में, है ना? तो आपको सुनने वाले लोग किस एज ग्रुप के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी रुचि क्या है, अगर आप ये जान पाएँगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियंस एनालिसिस कहते हैं। अब ये ऑडियंस एनालिसिस महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इट हेल्प्स द स्पीकर सेलेक्ट द सूटेबल लैंग्वेज एंड एग्जांपल। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे और हमारी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही हमारी स्पीच में हम एग्जांपल्स देंगे। प्रॉपर एनालिसिस इंक्रीजेस ऑडियंस एंगेजमेंट। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपने ऑडियंस का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया, तो ऑडियंस उतनी ही ज़्यादा एंगेज आपकी स्पीच में हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ स्पीच? स्पीच की प्रिपरेशन क्या होती है? तो प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स द कलेक्टिव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो आप पब्लिक स्पीच करने जा रहे हैं, उससे पहले आपकी स्पीच से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना और अपनी इन्फॉर्मेशंस को एक प्रॉपर वे के अंदर ऑर्गेनाइज करने को ही हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए स्पीच कहते हैं। प्रैक्टिसिंग द स्पीच इंप्रूव द फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। और आपकी स्पीच की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे एक तो आपकी फ्लुएंसी बेहतर होती है और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गुड प्रिपरेशन रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड स्टेज फियर। और अच्छी प्रैक्टिस से आपका एक तो क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका स्टेज फियर दूर हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ डज पब्लिक स्पीकिंग हेल्प इन लीडरशिप डेवलपमेंट? किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करता है? तो पब्लिक स्पीकिंग इनेबल्स लीडर्स टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, अगर आप एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास अच्छी पब्लिक स्पीकिंग की पावर है, तो आप अपने विचारों को अपनी टीम के साथ स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से शेयर कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल। और एक अच्छा लीडर आप हैं, अच्छी कम्युनिकेशन पावर आपके अंदर है, तो आपकी टीम को हम ना केवल मोटिवेट कर पाएंगे, बल्कि उनको बेहतर तरीके से आप प्रभावित भी कर पाएँगे। गुड स्पीकर्स ऑफन इमर्ज एज़ इफेक्टिव लीडर। इसीलिए जो अच्छे वक्ता होते हैं, गुड स्पीकर्स होते हैं, प्रोबेबली वही इफेक्टिव लीडर बनते हैं, वही एक प्रभावी नेतृत्व करने वाले लोग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉइस मॉड्यूलेशन? ठीक है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ द वेरिएशन इन पिच,
टोन एंड वॉल्यूम व्हाइल स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं और आप एक ही लहजे में बोलेंगे, एक ही लय के अंदर बोलेंगे तो आपकी स्पीच इंप्रेसिव नहीं होगी। इसलिए आपको अपने बोलते समय जब आप ऑडियंस को कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, आपको पिच, टोन और वॉल्यूम को क्या करना है, फ्लक्चुएट करना है। और जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके अंदर होगी, यानी जहाँ पर स्ट्रेस देना वहाँ पर स्ट्रेस दें, जहाँ पर पॉज़ लेना है वहाँ पर पॉज़ दें, जहाँ पर नॉर्मली बोलना है वहाँ पर नॉर्मली लें। इस तरीके से अगर आप स्पीच डिलीवर करते हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। इट मेक्स स्पीच लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। इससे आपकी स्पीच जीवंत हो जाती है, बिल्कुल लाइवली हो जाती है और आपकी जो स्पीच होती है उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी आने लगता है। इट हेल्प्स मेंटेन द ऑडियंस अटेंशन। और अगर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जितना बेहतर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस आपको एंगेज होकर के सुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का रोल क्या हो सकता है? तो बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट द वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग स्पीच। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी शब्दों को बयां कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है तो आपकी जो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ अगर उसका सपोर्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कर रही है तो आपकी स्पीच जो होती है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। अब बॉडी लैंग्वेज अगर साथ दे रही है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है। बॉडी लैंग्वेज का साथ देना ये झलकाता है कि आप जो बोल रहे हैं आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है और आप उत्साह से लबरेज होकर के बोल रहे हैं, पूरी एंथुसियाज्म के साथ उन बातों को बोल रहे हैं। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज इंक्रीजेस द इम्पैक्ट ऑफ स्पीच। और आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज जो होती है इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच यानी स्पीच के प्रभाव को बढ़ा देती है, आपके भाषण की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द आई कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल डिलीवरिंग ए स्पीच? आई कॉन्टैक्ट क्यों जरूरी हो जाता है जब आप कोई भाषण दे रहे हैं, ठीक है? तो आई कॉन्टैक्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस। अगर आप नजर नहीं चुरा रहे हैं अपनी ऑडियंस से और उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, स्पीकर और ऑडियंस दोनों आई कॉन्टैक्ट से के थ्रू बात कर रहे हैं, तो इससे स्पीकर और ऑडियंस के बीच में एक तो ट्रस्ट बढ़ता है और दूसरा आई कॉन्टैक्ट आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। इट शोज अटेंटिवनेस एंड सिंसियरिटी। और आई कॉन्टैक्ट करना ये बताता है कि आप जिस टॉपिक पर बोल रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ बोल रहे हैं, पूरे अटेंटिव माइंड से उस टॉपिक को बोल रहे हैं। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड। और ऑडियंस से लगातार आंखों में आंख डाल करके बात करना या आंखें मिला करके बात करना आपकी ऑडियंस को भी एंगेज रखता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए स्पीच सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव? कौन सी चीज आपकी स्पीच को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाती है? तो क्लियर पर्पस। आपकी स्पीच का पर्पस आपको पता होना चाहिए, उस स्पीच की अच्छी प्रेपरेशन आपने करी हुई होनी चाहिए और जब आप उस स्पीच को डिलीवर करो तो आप कॉन्फिडेंट डिलीवर करो तो आपकी स्पीच क्या होगी, सक्सेसफुल और इफेक्टिव होगी। प्रॉपर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजिंग। और अपने डेटास को, अपने आइडियाज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। ऑडियंस इंगेजमेंट मेक्स द स्पीच इफेक्टिव। और जितनी ज्यादा ऑडियंस आपकी स्पीच के अंदर इंगेज होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीच इफेक्टिव हो जाएगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है जो इस यूनिट में से बन सकते हैं। डिफाइन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the main elements of public speaking? Discuss the role of voice, body language and confidence in effective स्पीच डिलीवरी। और थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन इन पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ डज प्रेपरेशन हेल्प इन ओवरकमिंग द स्ट्रेस फियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारी यूनिट फर्स्ट में से बन सकते हैं। इनके आंसर की जो पीडीएफ है वो आपके इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यानी डिटेल के जो नोट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्ड नोट्स का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में से और देखते हैं यूनिट सेकंड में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट सेकंड में से बनता है वो है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? तो एक ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑन ए गिवन टॉपिक। तो किसी दिए हुए टॉपिक के ऊपर जब कुछ लोग बैठ करके फॉर्मल डिस्कशन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ऑन ए गिवन टॉपिक, एक टॉपिक आपको दिया हुआ होता है और एक लोगों का समूह जो होता है उस टॉपिक के ऊपर क्या करता है, आपस में शेयरिंग ऑफ आइडियाज करता है, डिस्कशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इट इज यूज टू एक्सेस कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल। आपकी कम्युनिकेशन की स्किल कितनी बेहतर है, आप में नेतृत्व कौशल यानी लीडरशिप की क्वालिटीज है या नहीं है, और क्या आप टीम वर्क की स्किल्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इन सबको एक्सेस, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है किसके माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। इट रिफ्लेक्ट हाउ ए पर्सन एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली। और ग्रुप डिस्कशन
से ही ये मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति कितने लॉजिकली तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर ग्रुप डिस्कशंस कंडक्टेड? ये ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट क्यों किए जाते हैं? तो ग्रुप डिस्कशंस आर कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। आपकी कम्युनिकेशन और आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ यानी विश्लेषणात्मक एबिलिटीज़ को देखने के लिए ही ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट किया जाता है। दे हेल्प एम्प्लॉयर्स टू जज टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। इससे एम्प्लॉयर्स आपके बारे में जानते हैं कि क्या आप में टीम वर्क की क्वालिटीज़ है, यानी समूह में क्या आप काम कर सकते हैं और क्या आपके अंदर नेतृत्व वाली एबिलिटीज़ है, नेतृत्व वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर है। जीडी ऑल्सो एक्सेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जीडी के माध्यम से ही इस बात का भी पता लगाया जाता है कि क्या आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन सिलेक्शन? सिलेक्शन में ग्रुप डिस्कशन का क्या महत्व है? तो ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स द सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो प्रॉपर कैंडिडेट होता है उसका सिलेक्शन उस जॉब पोजीशन के लिए कर पाती है। इट शोज कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड और आपके विचारों की स्पष्टता का मालूम पड़ता है। एंड जीडी रिवील्स हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन ए ग्रुप। और ग्रुप डिस्कशन से ये मालूम पड़ता है कि ग्रुप के अंदर कोई व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर ए ग्रुप डिस्कशन? एक ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करें? तो प्रिपेयरिंग इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल टॉपिक। अब ग्रुप डिस्कशन साधारणतः किन चीजों को लेकर के होते हैं? करंट अफेयर्स को लेकर के या जनरल टॉपिक्स को लेकर के साधारणतया ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट किया जाता है। तो इनका आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज एसेंशियल बिफोर स्पीकिंग। जिस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है उस टॉपिक का आपको क्या होना चाहिए? पूरी अच्छी समझ होनी चाहिए, आप बोलें उससे पहले। तो आप बोलें उस टॉपिक पर, उससे पहले उस टॉपिक की समझ होना आपके लिए एसेंशियल है, अति आवश्यक है। प्रैक्टिस इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। और आप जीडी की अगर बार-बार प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है और फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स आर टेस्टेड इन अ ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन में किन स्किल्स को टेस्टेड किया जाता है? तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को आपको टेस्ट किया जाता है। इट इवैल्यूएट्स टीम वर्क, कॉन्फिडेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो वही बातें हैं बार-बार कि टीम वर्क कैसा है आपका, आप कॉन्फिडेंस कितना है और आप कितना लॉजिकल तरीके से सोच पाते हैं, इनको भी ग्रुप डिस्कशन में जांचा जाता है। लिसनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर आल्सो एक्सेस्ड। आप कितना बेहतर तरीके से लोगों को, विचारों को सुनते हैं और कितनी बेहतर से किसी समस्या समाधान कर सकते हैं, इसको भी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशिएटिंग ए ग्रुप डिस्कशन? इनिशिएट करना है, ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करने का महत्व क्या होता है? तो इनिशिएटिंग ए जीडी क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी जीडी की शुरुआत करते हैं तो इससे आपकी जो पहली छवि बनती है, जो प्राथमिक छवि बनती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो बहुत ही मजबूत बनता है, बहुत ही बेहतर बनता है। इट सेट्स द डायरेक्शन। और ये जीडी की शुरुआत ही उस जीडी की दिशा को तय करती है एंड टोन, और उस डिस्कशन की टोन को तय करती है। तो गुड इनिशिएशन शोज कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। एक गुड इनिशिएशन वही होता है जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी स्पष्टता के साथ उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए ग्रुप डिस्कशन बी इनिशिएटेड इफेक्टिवली? समूह चर्चा की प्रभावी शुरुआत कैसे की जा सकती है? तो ए जीडी कैन बी इनिशिएटेड यूजिंग ए डेफिनेशन, फैक्ट, कोटेशन और एग्जांपल। आप किसी भी जीडी के टॉपिक की शुरुआत किसी परिभाषा के साथ में, किसी तथ्य के साथ में, किसी कोटेशन के साथ में या किसी एग्जांपल, उदाहरण के साथ में कर सकते हैं। द इनिशिएशन शुड बी रेलेवेंट एंड कॉन्फिडेंट। आप जो शुरुआत करें वो रेलेवेंट होनी चाहिए और पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज होनी चाहिए। नहीं, आप जब भी किसी टॉपिक से शुरुआत करें, आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ पहले होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एग्रेसिव और डोमिनेट। कभी भी इनिशिएट करते समय जीडी के किसी टॉपिक को यदि आप इनिशिएट करें तो आपको एक तो एग्रेसिव यानी आक्रामक नहीं होना है और ना ही डोमिनेट होना है, यानी किसी पे हावी भी हमें नहीं होना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन जीडी? जीडी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शोज द कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी रुचि को दर्शाता है। आई कॉन्टैक्ट एंड द पोस्चर रिफ्लेक्ट द अटेंटिवनेस। आपकी आई कॉन्टैक्ट और आपका पोस्चर यानी बॉडी के किस तरीके से आपने मेंटेन कर रखा है अपने स्पीच के दौरान, वो ये दर्शाता है कि आप कितनी सजगता के साथ उस टॉपिक को बोल रहे हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव्स पार्टिसिपेशन। और जितनी सकारात्मक आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी उतना ही आपकी सहभागिता उसके अंदर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन? ये टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? जो जनरल जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो टॉपिक बेस्ड ही होते हैं। इसमें क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं।
टॉपिक सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लेकर के भी हो सकता है। इट टेस्ट द अवेयरनेस एंड द एक्सप्रेशन स्किल। और इस प्रकार के जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वह सामान्यतः आपकी अवेयरनेस, जागरूकता और आपकी अभिव्यक्ति की जो स्किल्स है उनको देखने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन? केस बेस्ड जीडी इन्वॉल्व्स डिस्कशन ऑन ए रियल और हाइपोथेटिकल केस। एक या तो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ या फिर कोई काल्पनिक केस आपको दे दिया जाता है और उसके ऊपर जीडी में जो कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं उनको डिस्कशन करना पड़ता है। यानी एक हाइपोथेटिकल, एक कल्पनात्मक या रियल लाइफ की कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन आपको दे दी जाती है एंड यू हैव टू डिस्कस ओवर दैट पर्टिकुलर और hypothetical case. But participants analyze the situation and suggest the solution. अब पार्टिसिपेंट होते हैं जब उनको ये रियल लाइफ सिचुएशन मिल जाती है, हाइपोथेटिकल केस कोई दे दिया जाता है, तो उसमें कैंडिडेट्स को उस सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है और फिर उसके प्रोबेबल जो सॉल्यूशंस बन सकते हैं वो देने पड़ते हैं। इट हैज द एनालिटिकल एंड द डिसीजन मेकिंग स्किल। और इस प्रकार के जीडी को कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स यानी विश्लेषणात्मक क्षमता और आपकी डिसीजन मेकिंग यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को परखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप डिस्कशन? प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप डिस्कशन कौन सा होता है? इट फोकस ऑन द फाइंडिंग सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है और क्यों दे दी जाती है? ताकि आप उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता है, एक गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उनको दी जाती है उसका सॉल्यूशन अपने अपने तरीके से ढूंढता है। पार्टिसिपेंट्स वर्क टुगेदर लॉजिकली, सारे के सारे जो जीडी में इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स है वो एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इट इवेल्युएट्स टीम वर्क एंड इनोवेशन। और इस प्रकार के जीडी से क्या चीज को एक्सेस किया जाता है कि आपके अंदर समूह में काम करने की भावना है कि नहीं है, टीम वर्क करने की भावना है कि नहीं है, और इनोवेशन, इनोवेशन यानी कितने नवाचार आपकी किसी समस्या को लेकर के हो सकते हैं, कितने नए तरीके से किसी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is listening important in group discussion? Listening helps understanding others' viewpoints clearly. तो जीडी में ऐसा नहीं है कि आपको खुद की बातें ही कहनी है, बल्कि दूसरों की बातों को सुनना भी जीडी के अंदर होता है। तो जीडी में क्या करता है, जीडी में लिसनिंग हेल्प्स, सुनने से क्या होता है, दूसरों के विचारों को स्पष्ट तौर पर समझने की आपको एबिलिटी मिलती है, दूसरों के विचारों को स्पष्ट तौर पर आप समझ पाते हैं। इट इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स क्वालिटी, आपका रिस्पॉन्स क्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो आप और बेहतर आंसर कर पाओगे। एंड कॉपरेशन, और आपका सहयोगात्मक रवैया भी इस प्रकार के जीडी के माध्यम से या लिसनिंग के माध्यम से झलकता है। गुड लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट एंड मैच्योरिटी। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, इसका मतलब आप दूसरे के विचारों का सम्मान कर रहे हैं और आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीम वर्क इन ग्रुप डिस्कशन? किसी ग्रुप डिस्कशन के अंदर टीम वर्क का क्या रोल होता है, यानी समूह का क्या रोल होता है? तो टीम वर्क एंश्योर्स द हेल्दी एंड द बैलेंस डिस्कशन। यदि सारे के सारे लोग मिलकर के टीम वर्क यानी सहभागिता से काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी डिस्कशन होगा वो क्या होगा, हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ और संतुलित डिस्कशन होगा। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन। इस प्रकार का जो जीडी होते हैं वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं। टीम स्पिरिट लीड्स द सक्सेसफुल जीडी परफॉर्मेंस। और टीम अगर एक साथ मिलकर के काम करती है तो जीडी में आपकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट में से बन सकते हैं कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उसका उद्देश्य और चयन प्रक्रिया में इसके महत्व को समझाइए। डिस्कस द स्किल्स इवैल्यूएटेड इन द ग्रुप डिस्कशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ कैन ए कैंडिडेट परफॉर्म इफेक्टिवली इन जीडी। एंड थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनिशिएशन एंड टीम वर्क इन ए सक्सेसफुल जीडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारी यूनिट सेकंड में से बनते हैं। इन सभी के आंसर आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे जो डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। तो नोट्स की जो पीडीएफ है वो सारी की सारी इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, और डिटेल्ड जो वीडियो एनालिसिस हमने कर रखा है पूरे सिलेबस का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है और इनके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो आप नोट्स भी देख लें प्लस उस वीडियो को भी देख लें, तो कंप्लीट सिलेबस को लेकर के बनाया हुआ है, तो सारी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं यूनिट थर्ड में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू? एक इंटरव्यू क्या होता है? तो एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ कैंडिडेट। जब कोई एम्प्लॉयर यानी आपको जॉब देने वाला और कैंडिडेट आपस में किसी कन्वर्सेशन में स्ट्रक्चर्ड मैनर में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। तो जहाँ पर एम्प्लॉयर और कैंडिडेट किसी स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन को करते हैं और फॉर्मल वे में करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। इट इज कंडक्टेड टू एक्सेस द सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। इंटरव्यूज को क्यों कंडक्ट किया जाता है? ताकि ये जांचा जा सके कि आप जॉब के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। इट इवेल्युएट्स द स्किल, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। आप में क्या स्किल्स है, आपका चीजों को देखने का एटीट्यूड कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, और आपका पर्सनैलिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, इन सभी को एक्सेस किया जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरव्यूइंग इन द
21st सेंचुरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? 21st सेंचुरी के इंटरव्यू को आप किस तरीके से देखते हैं? द इंटरव्यूइंग इन द 21st सेंचुरी इन्वॉल्व्स द मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। आजकल के इंटरव्यू जो हो गए हैं, उनके अंदर मॉडर्न मेथड्स को अपनाया जाने लगा है, जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड थे, उनको नहीं अपनाया जाता है। आजकल जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। इट फोकस ऑन द सॉफ्ट स्किल्स अलोंग विद द एकेडमिक नॉलेज। पहले के जो इंटरव्यू हुआ करते थे, उनके अंदर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज को देखा जाता था। लेकिन आजकल आपका एकेडमिक नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ आपकी सॉफ्ट स्किल कैसी है, आप कितने बेहतर वक्ता हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन सब का मूल्यांकन आजकल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। तो डिजिटल टूल्स हैव चेंज्ड द इंटरव्यू प्रोसेस, और आजकल यूज़ होने वाले डिजिटल टूल्स ने इंटरव्यू का पूरा रूप ही चेंज कर दिया, इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंटरव्यूज? मॉडर्न इंटरव्यूज में सॉफ्ट स्किल्स का क्या रोल हो जाता है? तो सॉफ्ट स्किल्स शो द कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड टीम वर्क एबिलिटी। अब सॉफ्ट स्किल्स से ये मालूम पड़ता है कि आप कितने बेहतर कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि आप जितने बेहतर कम्युनिकेटर होंगे, उतने ही आप बेहतरीन एक वर्कर भी होंगे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एडेप्टेबिलिटी, मॉडर्न इंटरव्यू स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स से ये मालूम पड़ता है कि क्या आप परिस्थितियों के अनुसार एडेप्ट हो सकते हैं, अनुकूल हो सकते हैं, यानी क्या आप में अलग अलग परिस्थितियों में काम करने की क्षमता है, और क्या आपके अंदर समूह में काम करने की क्षमता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज के मॉडर्न इंटरव्यू से जाँची जाती है, या सॉफ्ट स्किल के थ्रू इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। एम्प्लॉयर्स प्रेफर कैंडिडेट्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपको जॉब देने वाले लोग हैं, साधारणतया वो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी आसानी से एडेप्टेबल हो सकते हैं किसी भी वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सॉफ्ट स्किल्स एंश्योर द वर्क प्लेस सक्सेस, और अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, तो ये इस बात की गारंटी देता है, इस चीज़ की सुनिश्चित करता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरव्यू स्ट्रेटजी? ये इंटरव्यू स्ट्रेटजी क्या होती है? तो इंटरव्यू स्ट्रेटजी मीन्स द प्लान प्रिपरेशन बिफोर एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू से पहले जब आप उसकी प्लानिंग करके तैयारी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू की स्ट्रेटजी कहते हैं। इट इंक्लूड द जॉब एनालिसिस एंड कंपनी रिसर्च। तो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने जॉब का एनालिसिस करना चाहिए कि किस प्रकार का जॉब आपको ऑफर किया गया है, और उस कंपनी के बारे में ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक इंटरव्यू स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। ए गुड स्ट्रेटजी रिड्यूस नर्वसनेस, और अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी से या इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, तो आपकी नर्वसनेस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाई इज कंपनी रिसर्च इंपॉर्टेंट बिफोर एन इंटरव्यू? किसी भी इंटरव्यू में आप अपीयर हो, तो उससे पहले उस कंपनी की रिसर्च करना क्यों जरूरी होता है? तो कंपनी रिसर्च हेल्प गिविंग द रेलेवेंट आंसर। अगर आप कंपनी की रिसर्च करके जाते हैं, तो इस बात के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आप रेलेवेंट आंसर्स दे पाएंगे। इट शोज द इंटरेस्ट एंड द सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट, और कंपनी को भी ये मालूम पड़ता है कि ये कैंडिडेट अगर हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है, और इसको हमारी कंपनी के बारे में नॉलेज है, इसका मतलब इसका हमारी कंपनी के इस जॉब पोजीशन के ऊपर इंटरेस्ट है, और ये कंपनी में इस जॉब पोजीशन को लेकर सीरियस भी है। इट क्रिएट्स पॉजिटिव इंप्रेशन, और एक सकारात्मक प्रभाव आपका सामने वाले पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन एन इंटरव्यू? इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व हो जाता है? तो बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। बॉडी लैंग्वेज ना केवल आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है, बल्कि वो ये भी बताती है कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई कॉन्टैक्ट एंड द पोस्चर इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर। आपका आई कॉन्टैक्ट, अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात कर रहे हैं इंटरव्यूअर से, और आपका पोस्चर यानी बॉडी का जो बैठने का अंदाज है, जो चलने का अंदाज है, वो अगर बिल्कुल सही है, तो उससे जो आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होता है। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स ट्रस्ट। अगर आपकी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है, तो आपका आपके अंदर इंटरव्यूअर का ट्रस्ट जागता है, और आपकी सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट? व्हाई ड्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट इन एन इंटरव्यू? तो प्रॉपर ड्रेसिंग क्रिएट्स ए पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। पहला चीज़ या पहला इंप्रेशन किस चीज़ का पड़ता है? आपने क्या पहना है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी का इसी से पड़ जाता है। इट रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन, आप कितने अनुशासन में हैं और कितने प्रोफेशनल हैं, इस बात का पता भी आपके ड्रेस कोड से पड़ जाता है। गुड अपीयरेंस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, अगर आप एक अच्छे तरीके से तैयार होकर के प्रोफेशनल लुक में इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फेस टू फेस इंटरव्यू? ये फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है? ये फेस टू फेस इंटरव्यू इन्वॉल्व द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यू। जब कैंडिडेट और इंटरव्यूअर एक दूसरे के सामने बैठे हैं और डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फेस टू फेस इंटरव्यू कहते हैं, और ये कॉमनली इसी प्रकार के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट हेल्प्स टू एक्सेस द पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कैसा है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतर है, ये फेस टू फेस इंटरव्यू के माध्यम से पता लग जाती है। बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल,
और फेस टू फेस जो इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू? टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज कंडक्टेड ओवर अ फोन फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। अब देखो, टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में आपको याद रखना है कि ये टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होते हैं ना, वो स्क्रीनिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। ये जो छटनी करनी होती है ना कि जॉब पोजीशन के लिए मान लो 1000 बच्चों के रिज्यूम आ गए, लेकिन कंपनी को 50 का ही सिलेक्शन करना है, तो इस टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से वो क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग में यूज करते हैं। इट टेस्ट द क्लैरिटी ऑफ स्पीच एंड कॉन्फिडेंस। टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, आप कितने स्पष्ट तरीके से बोलते हैं और कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, इस बात का पता लग जाता है। इससे कंपनी की भी टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है, और जो कैंडिडेट है जो बहुत दूर बैठा हुआ है उसका भी कंपनी आने का पैसा बचता है और समय बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वीडियो और ऑनलाइन इंटरव्यू? ये वीडियो इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू क्या होते हैं? तो ए वीडियो इंटरव्यू इज कंडक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। वीडियो इंटरव्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। इट टेस्ट द कम्युनिकेशन और द टेक्निकल रेडीनेस। अब जो वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मीट हो गया, इस तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से वीडियो इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। और क्यों कंडक्ट किया जाता है, इससे ये मालूम पड़ता है, एक तो आपका कम्युनिकेशन कितना बेहतर है जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, और दूसरा, क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं हैं, या आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं कि नहीं है, ये भी पता पड़ता है इन ऑनलाइन इंटरव्यूज से। तो प्रॉपर सेटअप एंड इंटरनेट कनेक्शन आर रिक्वायर्ड इनके लिए। इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के लिए और लेने वाले व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए एक प्रॉपर सेटअप की जरूरी है और एक इंटरनेट का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ पैनल इंटरव्यू? पैनल इंटरव्यू क्या होता है? तो पैनल इंटरव्यू इन्वॉल्व्स द मल्टीपल इंटरव्यूअर्स इंटरव्यूइंग वन कैंडिडेट। जब किसी एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, या 3 4 5 व्यक्ति जब एक ही कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैनल इंटरव्यू कहते हैं। इट एंश्योर्स द फेयर एंड द बैलेंस्ड इवैल्यूएशन। इस प्रकार के इंटरव्यू का फायदा क्या होता है कि एक फेयर, एक बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी पक्षपातपूर्ण इवैल्यूएशन किसी कैंडिडेट का हो जाता है। मान लो एक ही व्यक्ति लेता, तो हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, हो सकता है अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो किसी व्यक्ति का चुनाव करता। लेकिन जब 3 4 5 व्यक्ति मिलकर के किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं, किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, तो वो एक फेयर सिलेक्शन माना जाता है, एक निष्पक्ष सिलेक्शन माना जाता है, एक संतुलित मूल्यांकन माना जाता है। इट टेस्ट द प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी। और इसके माध्यम से किस चीज़ को किस चीज़ योग्यता का पता लगाया जाता है कि अगर आप 4-5 जनों के सामने बैठे हुए हैं और 4-5 जनों के क्वेश्चंस का आप अगर रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी है। इस चीज़ का इवैल्यूएशन भी इस प्रकार के इंटरव्यू से किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एचआर इंटरव्यू? एचआर इंटरव्यू क्या होता है? तो एचआर इंटरव्यू फोकस ऑन द एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। आपकी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को लेकर के जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, या आपके एटीट्यूड या पर्सनैलिटी का आकलन करने के लिए जो इंटरव्यू किया जाता है, उसको हम एचआर इंटरव्यू कहते हैं। इट एक्सेस द कल्चरल फिट एंड वर्क एथिक्स। ठीक है, ये आपकी कल्चरल फिट यानी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग आप उसमें फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और क्या आपके अंदर वर्क एथिक्स यानी कार्य करने की जो नियम है, कार्य करने के जो गुण है, कार्य करने का जो कौशल है, मैनर्स हैं, क्या आपके अंदर वो वर्क एथिक्स हैं कि नहीं है, उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। और जनरली एचआर इंटरव्यू जो होते हैं वो फाइनल राउंड के इंटरव्यू माने जाते हैं, यानी अंतिम सिलेक्शन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मॉक इंटरव्यूज? वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं? तो मॉक इंटरव्यूज आर द प्रैक्टिस सेशन बिफोर द रियल इंटरव्यू। तो रियल इंटरव्यू से पहले जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉक इंटरव्यूज कहते हैं। दे रिड्यूस फियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। मॉक इंटरव्यूज आपके अंदर से डर को हटाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। दे हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस, और आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम भी मॉक इंटरव्यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस यूनिट में से दिए गए हैं कि व्हाट इज एन इंटरव्यू, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कंडक्टेड इन द मॉडर्न एरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें से जो बन सकता है इस यूनिट में से, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, डिस्कस द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड एंड एटीट्यूड इन एन इंटरव्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉक इंटरव्यूज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज के बारे में, व्हाट आर द मॉक इंटरव्यूज, एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कि मॉक साक्षात्कार क्या होते हैं या मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं, इनके लाभ और आत्मविश्वास बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है। तो इन सभी के आंसर आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे जो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिटेल्ड क्लास को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज फोनेटिक्स? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेनेटिक्स क्या होता है? तो फेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द स्पीच साउंड। फेनेटिक्स क्या होता है? फेनेटिक्स भाषा की वो शाखा है जो ध्वनियों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो यानी भाषा की वो शाखा जो साउंड का अध्ययन करती है, किसी शब्द से निकलने वाले साउंड का अध्ययन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेनेटिक्स कहते हैं। इट डील्स विद हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। कोई साउंड किस तरीके से आप में से निकल रहा है, यानी माउथ में कहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वो साउंड ट्रांसमिट यानी एक से दूसरे के पास जा रहा है, एंड हाउ दैट साउंड इज बीइंग रिसीव्ड बाय द
रिसीवर, किस तरीके से रिसीवर साउंड को रिसीव कर रहा है, ये सारा का सारा किसके अंदर स्टडी किया जाता है, फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। फोनेटिक्स हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, सही उच्चारण करना है, तो फोनेटिक्स उसमें आपकी बड़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो फोनेटिक्स के बारे में मैंने बता दिया कि फोनेटिक्स स्टडीज द एक्चुअल स्पीच साउंड। आप जो बोल रहे हैं और जिन शब्दों को बोल रहे हैं, उनकी ध्वनि किस तरीके से आ रही है, उसके साथ तो डील करती है हमारी कौन? फोनेटिक्स। जबकि फोनोलॉजी की बात करें, तो फोनोलॉजी स्टडीज द साउंड पैटर्न्स एंड द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन करता है? फोनोलॉजी ये इस चीज़ का अध्ययन करता है कि भैया ध्वनियों के नियम क्या होते हैं और ध्वनियों का पैटर्न क्या होता है, ठीक है? तो स्पीच साउंड का अध्ययन करना तो फोनेटिक्स हो गया, लेकिन उन साउंड का पैटर्न्स की स्टडीज़ करना और उस साउंड के रूल्स, नियमों की स्टडीज़ करना, ये क्या होता है? फोनोलॉजी होता है। बोथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रोनंसिएशन, और दोनों ही किससे जुड़ी हुई है? आपके किसी भाषा में कहे गए शब्दों के उच्चारण से जुड़ी हुई होती है, तो आपको उच्चारण को समझ की मदद मिलती है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच? सेगमेंटल फीचर्स क्या होते हैं? सेगमेंटल फीचर्स आर द इंडिविजुअल स्पीच साउंड, जो आपका इंडिविजुअल स्पीच साउंड होता है ना, जैसे कै बोल दिया, ख बोल दिया, गै बोल दिया, है ना, ए बी सी, तो इंडिविजुअल स्पीच साउंड जो निकलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटल फीचर कहते हैं। दे इंक्लूड द वावल एंड कॉन्सोनेंट, इसके अंदर वावल और कॉन्सोनेंट दोनों शामिल होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। दीज साउंड्स फॉर्म द बेसिक यूनिट्स ऑफ वर्ड, और किसी भी शब्द का निर्माण कैसे होता है? साउंड से ही होता है ना? क्योंकि हर एक लेटर जो उसके अंदर यूज़ किया जाता है, वो एक साउंड भी तो प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे के सारे जो साउंड होते हैं, वो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच? स्पीच के सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स क्या होते हैं? तो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स टू गो बियॉन्ड द इंडिविजुअल साउंड, जब आप इंडिविजुअल साउंड से परे जाकर के किसी मल्टीपल साउंड के बारे में बात करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स कहते हैं। अब जैसे स्ट्रेस, आप कोई साउंड तो बोल रहे हैं, लेकिन उस साउंड बोलते समय आप उस पे कितना जोर दे रहे हैं, इंटोनेशन, आपका बोलने का तरीका क्या है, और रिदम, आप किस लय के साथ उस साउंड को बोल रहे हैं, इसमें भी आपका मीनिंग डिफर करता है, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं? सुपर सेगमेंटल फीचर कहते हैं। तो सुपर सेगमेंटल फीचर में क्या-क्या चीज़ें आ गई? स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम। दे अफेक्ट द मीनिंग एंड एक्सप्रेशन, और मैंने आपको बताया कि किसी वर्ड को आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका अर्थ उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये आपके शब्दों के अर्थ और आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्ट्रेस इन स्पीच? स्पीच में स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ द एक्स्ट्रा फोर्स गिवन टू ए सिलेबल और ए वर्ड, जब आप किसी शब्द पर या किसी ध्वनि पर एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, और किसी भी शब्द का अर्थ बदल सकता है आपके उस शब्द पे जोर देने मात्र से ही। स्ट्रेस मेक स्पीच क्लियर एंड मीनिंगफुल, और स्ट्रेस ये होता है जो आपकी स्पीच को बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल मीनिंगफुल बना देता है। डिटेल में अपने सबको डिस्कस कर रखा है, अपना जो डिटेल्ड वीडियो है उसके अंदर, तो आप वहाँ पर जाकर के इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि व्हाट इज़ इंटोनेशन? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटोनेशन इज़ द राइज़ एंड फॉल इन द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। देखो, जब आप एक ही लय से अपनी बातें बोलोगे या एक ही सुर में अपनी बातों को बोलोगे, तो इट वोंट बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए आपके सुर में क्या होना चाहिए, आपकी स्पीच में क्या होना चाहिए? राइज़ एंड फॉल होना चाहिए, है ना? उतार-चढ़ाव होना चाहिए, और इसी राइज़ एंड फॉल का नाम क्या है? इंटोनेशन है। इट शोज़ द इमोशन एंड सेंटेंस स्टाइल, और ये राइज़ एंड फॉल ही बताता है कि आप किन इमोशंस के अधीन बातों को कह रहे हैं और किस तरीके का आपका वाक्य है। इट इम्प्रूव्स द स्पोकन कम्युनिकेशन, और आपको किस स्पोकन कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, तो आपकी वाणी के अंदर उतार-चढ़ाव होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिदम इन स्पीच? स्पीच में रिदम क्या होती है? तो रिदम इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जब जिन शब्दों पर आप जोर दे रहे हो या जिन शब्दों पर आप जोर नहीं दे रहे हो, उन दोनों शब्दों की एक लयबद्धता के पैटर्न को ही क्या कहा जाता है? रिदम कहा जाता है। इट मेक्स द स्पीच नेचुरल एंड फ्लुएंट, अगर आपकी रिदम सही है, कहते हैं ना, सही रिदम में बोल रहा है, यानी लयबद्धता के साथ बोल रहा है, यानी नेचुरल बोल रहा है और फ्लुएंट वे में वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। रिदम इंप्रूव द लिसनिंग इंटरेस्ट, और आप जितनी बढ़िया रिदम के साथ बात करेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द थ्री डायमेंशनल चार्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्री डायमेंशनल चार्ट क्या होता है? तो थ्री डायमेंशन चार्ट क्लासिफाइज वोवल साउंड साइंटिफिकली, वोवल साउंड का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किसके माध्यम से किया जाता है? थ्री डायमेंशनल चार्ट के माध्यम से किया जाता है। इट बेस्ड ऑन द टंग हाइट, टंग पोजिशन एंड लिप पोजिशन। अब थ्री डायमेंशन क्या होते हैं? किसी भी साउंड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी टंग की हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी टंग की पोजिशन क्या होनी चाहिए, और आपकी लिप की पोजिशन किस तरीके से होती है, इस चीज की स्टडी में आपकी हेल्प करता है क्या? थ्री डायमेंशनल चार्ट। इट हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और थ्री डायमेंशनल चार्ट से आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण को और भी बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, स्पीच ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑर्गन्स ऑफ द स्पीच आर द फिजिकल पार्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड। जब भी आप किसी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपने शरीर की कुछ हिस्सों को काम में लेते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कहाँ-कहाँ से निकलते हैं साउंड? लंग्स से, ठीक है? लंग्स क्या करते हैं? एयर को बाहर निकालते हैं और लंग्स में हम एयर लेते हैं, तो इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड्स जो हमारे गले की जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। टंग जो हो गई, वो भी आपकी मदद करेंगे। लिप्स हो गए और पैलेट यानी तालू जो हो गया आपका, मुँह के अंदर का भाग, वो भी आपकी मदद करते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में हमारे लंग्स हो गए, वोकल कॉर्ड्स हो गए, टंग हो गया, लिप्स हो गया और पैलेट हो गया। दे वर्क टुगेदर टू क्लियर स्पीच। और हम जब कोई भी बात बोलते हैं, तो इसमें ये सारे के सारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मिलकर के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल? राइटिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो राइटिंग स्किल है टू एक्सप्रेस द आइडियाज क्लियरली इन रिटन फॉर्म। अगर आपको लिख करके अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइटिंग स्किल चाहिए। दे आर इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल लाइफ। चाहे आपकी एकेडमिक लाइफ और चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उन दोनों में ही राइटिंग स्किल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुड राइटिंग रिफ्लेक्ट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं, तो उससे यह झलकता है कि आप कितनी बेहतर तरीके से विचारों को रख पाते हैं। तो राइटिंग जो डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या होता है? एक प्रकार से लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है ना, उसकी लीगल अथॉरिटी होती है। कंपनी अपने रिकॉर्ड रखती है, वो रिटन फॉर्म में ही रखती है, क्योंकि ओरली कुछ भी कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज डेस्क्रिप्टिव राइटिंग? ये डेस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? तो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। जब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब इन्हें वर्णनात्मक लेख लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। इट यूजेस डिटेल्स एंड एडजेक्टिव्स। इसके अंदर विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ ही साथ डिटेल में बातें की जाती है। इट क्रिएट्स अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। और डेस्क्रिप्टिव राइटिंग के माध्यम से ही पढ़ने वाले के दिमाग में एक क्लियर पिक्चर क्रिएट की जाती है कि राइटर एक्चुअली में क्या बात आप लोगों से कहना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सीवी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती रही है। करिकुलम विटे इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है। ए सीवी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट शोवन पर्सनल एंड द प्रोफेशनल डिटेल। एक सीवी क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स शामिल होती है। इट इज यूज्ड फॉर जॉब्स एंड हायर स्टडीज। अगर आपको हायर स्टडीज करनी है या जॉब में जाना है, तो उसके लिए आपको एक बेहतर सीवी बनाना होता है। ए गुड सीवी क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन। और एक गुड सीवी जो होता है, वो एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? तो क्रिएटिव राइटिंग इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। आपकी कल्पना और ओरिजिनलिटी पे निर्भर होती है आपका रचनात्मक लेखन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि रचनात्मक लेखन क्या होता है? रचनात्मक लेखन ऐसा लेखन होता है जिसके अंदर कल्पना और कल्पना के साथ में आपकी ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता भी शामिल रहती है। इट एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड इमोशंस क्रिएटिवली। अब ये जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, ये आपके विचारों को और आपकी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करती है। इट इंप्रूव्स लैंग्वेज एंड थिंकिंग स्किल। और क्रिएटिव राइटिंग ना केवल आपकी भाषा को, बल्कि आपकी सोचने की जो स्किल्स है उसको भी इंप्रूव करती है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारी 4th यूनिट में से बन सकते हैं। व्हाट इज फेनेटिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फेनेटिक्स? एक्सप्लेन द सेगमेंटल एंड द सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स। ध्वनि विज्ञान क्या है? वाणी के खंडीय और अधिखंडीय तत्वों को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the organs of speech and explain their role in producing the correct pronunciation। organs of speech बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि organs of speech आपके कौन कौन से और किस तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं organs of speech के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the importance of writing skill, discuss different types of writings and their significance in academic and professional life। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स थे जो हमारी 4th यूनिट में से आप लोगों के लिए बन सकते हैं। इस सभी के आंसर उस पीडीएफ में मिल जाएगी, जो आपको हमने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल्ड सिलेबस का जो वीडियो जिसमें यूनिट वाइज हमने हर एक टॉपिक को क्लियर करा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट इस पेपर से रिलेटेड आप लोगों के अब नहीं रह गया होगा। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।